डॉक्टर, पिछली बार आप वो प्रसव पश्चात का बोल रहे थे। प्रसव पश्चात आयुसीडी यानी PPIUCD डिलीवरी के तुरंत बाद अपनाने से आप बच्चों के बीच 3 साल का अंतर रख सकते हैं। सुरक्षित और भरोसेमंद। इससे आपको मिले बच्चे और पति को प्यार करने की पूरी आजादी। प्रसव पश्चात आयुसीडी अपनाओ और दोनों रिश्ते निभाओ। सुनो। हाँ, अभी गाड़ी बुलाता हूँ। हेलो ममता, वहाँ और गाड़ी भेज दो। क्या कर रही हो तुम? अब तक तैयार नहीं हुई? तैयार तो हूँ मैं माँ बनने के लिए, और फिर से तुम्हारी दुल्हन बनने के लिए भी। डॉक्टर, पिछली बार आप वो प्रसव पश्चात का बोल रहे थे। प्रसव पश्चात आयुसीडी यानी PPIUCD डिलीवरी के तुरंत बाद अपनाने से आप बच्चों के बीच 3 साल का अंतर रख सकते हैं। सुरक्षित और भरोसेमंद। इससे आपको मिले बच्चे और पति को प्यार करने की पूरी आजादी। प्रसव पश्चात आयुसीडी अपनाओ और दोनों रिश्ते निभाओ। मेरा ही तो हिस्सा है तू, हर पल का किस्सा है तू। तुझको निहारूं और फिर नजरें उतारूं। खुशियाँ दी इतनी सारी, सब तुम पे वारूं। पर सोचती हूँ कभी कभी, कब तक रहेंगी ये खुशियाँ बनी। अगले बच्चे से पहले रखेंगे 3 साल का फासला, ताकि मुन्ने की हो सही देखरेख और तुम दोनों रहो सेहतमंद। फिर रहेंगी खुशियाँ बरकरार। और इसका एक सही तरीका है आयुसीडी। महिलाओं के लिए सबसे असरदार लंबे समय वाले गर्भ निरोधक उपायों में से एक है आयुसीडी। इसे आप डिलीवरी के तुरंत बाद या फिर बाद में कभी भी अपना सकते हैं। खुशियाँ बोलो, आयुसीडी चलो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रवासी भारतीयों के लिए प्रवासी भारतीय पोर्टल का किया शुभारंभ। कहा, यह पोर्टल प्रवासी भारतीयों को उत्तर प्रदेश के पर्यटन और निवेश का देगा जानकारी। दिवंगत नेता अरुण जेटली की पहली पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम वरिष्ठ नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री ने पिछले साल उनकी याद में आयोजित प्रार्थना सभा का वीडियो किया साझा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के हेतु हस्ताक्षरित MOU के क्रियान्वयन के प्रगति की समीक्षा। और प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 4,677 कोरोना संक्रमण के नए मामले आए सामने। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन ने बताया, अब तक कोरोना संक्रमण से 1,40,107 लोग हुए हैं ठीक। नमस्कार, मैं हूं विजय श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रवासी भारतीयों के लिए प्रवासी भारतीय पोर्टल का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं। ये पोर्टल प्रवासी भारतीयों को उत्तर प्रदेश के पर्यटन और निवेश की जानकारी देगा तथा बाहर रह रहे प्रवासी भारतीयों के परिवारों की समस्याओं के समाधान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि दुनिया के कई देशों में रह रहे हमारे भारतवंशी राजनीतिक रूप से हमारी बड़ी ताकत है। उनको अपनी जड़ों से जोड़ने के लिए यह पोर्टल महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। जो प्रवासी भारतीय उत्तर प्रदेश में संभावनाएं तलाश रहे हैं, उनके सपनों को पूरा करेगा। लघु, सूक्ष्म और मध्यम तथा प्रवासी भारतीयों का मंत्रालय देख रहे सिद्धार्थनाथ सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि इस पोर्टल में 46,20,029 लोगों का डाटा उपलब्ध है। हमारे प्रदेश से दुनिया में कहां लोग रह रहे हैं, इसकी जानकारी इस पोर्टल पर है। प्रवासी भारतीय इस पोर्टल पर संभावनाएं, शिकायतें और सुझाव दे सकते हैं। यह पोर्टल विदेश विभाग के सभी विभागीय कार्यालयों से लिंक होगा। इस पोर्टल के माध्यम से उन्हें वह मंच प्राप्त हो गया है
जो अब तक उन्हें प्राप्त नहीं था। उनके घर की कोई समस्या है, स्थानीय प्रशासन से कोई समस्या है, राज्य सरकार से संबंधित किसी समस्या के समाधान के लिए वह संपर्क करना चाहता है, तो यह पोर्टल उसमें बहुत बड़ा मददगार होगा। और ये केवल समस्या का समाधान नहीं करेगा, बल्कि उन लोगों का उत्तर प्रदेश के साथ एक आत्मीय संवाद बनाने का भी एक अवसर प्रदान करेगा। यहाँ से बाहर भेजने में वीजा पासपोर्ट के नाम पर या फिर दुनिया के किसी भी देश में ले गए, वहाँ पर उनका शोषण जिस रूप में होता था, इस शोषण से मुक्ति दिलाने में भी काफ़ी बड़ी मदद मिलेगी। या इस प्रकार के पोर्टल के माध्यम से बहुत बार किसी प्रवासी नागरिक की दुखद मृत्यु होती है, परिवार के लोग बहुत दिनों तक उसकी डेड बॉडी का इंतजार करते रहते हैं और कोई संभावना नहीं दिखती है। उन स्थितियों में ये मददगार, इस प्रकार के पोर्टल बहुत मददगार हो सकते हैं, क्योंकि जब परिवार के लोगों के सामने कोई सहारा नहीं होता है तो किसी न किसी एजेंट को पकड़ करके वहाँ पर शोषण के शिकार होते हैं। ये पोर्टल उन सभी के लिए मददगार होगा जो कहीं भी किसी भी प्रकार से जिन्हें कोई राह नहीं दिखाई देती है। मुझे विश्वास है कि हम न केवल अपने युवाओं को उनकी रोजगार और नौकरी की संभावनाओं के को इस पोर्टल के माध्यम से आगे बढ़ाएंगे, अभी तो उत्तर प्रदेश के प्रवासी नागरिकों के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर उनकी जड़ों से जुड़ने और स्थानीय स्तर पर उनकी समस्याओं के समाधान का मार्ग भी इसके माध्यम से प्रशस्त करेंगे। दिवंगत राजनेता और एनडीए सरकार में कई मंत्री पद संभाल चुके अरुण जेटली की आज पहली पुण्यतिथि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवंगत नेता अरुण जेटली को याद करते हुए कहा कि पिछले साल अपने प्रिय मित्र अरुण जेटली को हमने खो दिया था। अरुण जी ने पूरे लगन से देश की सेवा की है। उनके बुद्धि, विवेक, कानूनी कौशल और गर्मजोशी भरा व्यक्तित्व उन्हें महान बनाता है। प्रधानमंत्री ने पिछले साल उनकी याद में आयोजित प्रार्थना सभा का एक वीडियो भी साझा किया है। वे सर्व मित्र थे, वे सर्व प्रिय थे और वे अपनी प्रतिभा के कारण, अपने पुरुषार्थ के कारण, अपने प्रभाव के कारण जिसको भी जहां पर भी उपयोगी हो सकते थे, वे हमेशा उपयोगी होते थे। अब पल भर के लिए कल्पना कीजिए, मेरे जैसे व्यक्ति का क्या होता होगा जिसने ऐसे प्रतिभावान साथी को खोया होगा, जिसका वर्णन हम लगातार सुन रहे हैं। कितनी बड़ी कमी महसूस होती होगी, शायद उसको शब्दों में मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं, लेकिन प्रतिपल अनुभव करता। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पद्म विभूषण अरुण जेटली जी की पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली की भारतीय जनता पार्टी के संगठनकर्ता के रूप में भूमिका सर्वोपरि रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में रक्षा, वित्त, कॉर्पोरेट, सूचना प्रसारण मंत्रालय का जिम्मा संभालने वाले अरुण जेटली सियासत के मंझे हुए राजनीतिक थे, जो हमेशा संकट मोचन के रूप में याद किए जाएंगे। चर्चित कानूनविद और अत्यंत व्यवहार कुशल राजनेता दिवंगत अरुण जेटली भारतीय राजनीति का एक ऐसा नाम जिन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से एक छात्र नेता के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। एक छात्र नेता से रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री तक का सफर उनके प्रभावी व्यक्तित्व की कहानी स्वयं बयान करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में रक्षा, वित्त, कॉर्पोरेट, सूचना और प्रसारण मंत्रालय का जिम्मा संभालने वाले अरुण जेटली सियासत के एक मंझे हुए राजनीतिज्ञ थे, जो हमेशा संकट मोचक के रूप में याद किए जाएंगे।
अरुण जेटली अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में भी कानून समेत कई मंत्रालयों का जिम्मा संभाल चुके हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में अरुण जेटली की शानदार पारी का जिक्र लाजमी है, जब उन्होंने 2G और कोयला घोटाले पर यूपी सरकार के खिलाफ न सिर्फ संसद में आवाज बुलंद की, बल्कि देश भर में भ्रष्टाचार के खिलाफ माहौल बनाने में प्रभावी भूमिका अदा की। उच्चतम न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता रह चुके अरुण जेटली एक कुशल वक्ता थे, जिन्होंने अपनी वाक्पटुता से विपक्ष के नेता के रूप में अपनी एक मुकम्मल पहचान बनाई। अरुण जेटली एक ऐसे राजनेता थे जिनके तमाम दलों के नेताओं से रिश्ते बेहद मधुर और प्रगाढ़ थे। हिंदी और अंग्रेजी पर समान पकड़ रखने वाले स्वर्गीय अरुण जेटली को GST लागू करवाने और आम बजट में रेल बजट को समाहित करने के लिए सदैव याद किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के संगठनकर्ता के रूप में भी अरुण जेटली की भूमिका सर्वोपरि रही। वे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में और कई राज्यों के संगठन प्रभारी के रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर चुके थे। अरुण जेटली भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य, संसदीय दल के सदस्य के रूप में लंबे समय तक काबिज रहे। 2005 में बिहार विधानसभा चुनाव के समय बीजेपी के प्रभारी के रूप में उनकी सफलता को पार्टी हमेशा याद करेगी। पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल में 2019 में स्वास्थ्य कारणों से कैबिनेट में शामिल नहीं होने वाले अरुण जेटली ने 24 अगस्त को मात्र 66 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी पहले पुण्यतिथि पर उन्हें डीडी न्यूज की श्रद्धांजलि। रक्षा मंत्री भारत सरकार राजनाथ सिंह ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हेतु हस्ताक्षरित MOU के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हेतु सभी प्रस्तावित कार्य निर्धारित समयावधि में पूरे किए जाएं। इसके लिए रक्षा मंत्रालय व प्रदेश सरकार द्वारा जो भी कार्रवाई की जानी है उसे समय सारणी के अनुसार पूर्ण कर लिया जाए। उन्होंने कहा डिफेंस कॉरिडोर के लिए जो भी घोषणाएं हुई हैं, वो जो भी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उन्हें हर हाल में प्राप्त करना है। उन्होंने बताया कि रक्षा उत्पादन विभाग की नई पॉलिसी का कैबिनेट नोट तैयार है और माह सितंबर 2020 में इसे जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार निवेशकों से निरंतर संपर्क बनाए रखे तथा उनकी समस्याओं व सुझावों पर तत्परता से कार्रवाई करे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ व आगरा में भूमि अधिग्रहण के कार्य में तेजी लाने को कहा। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की प्रगति की जानकारी देते हुए बताया कि डिफेंस कॉरिडोर परियोजना में अंतर्गत उत्तर प्रदेश में अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर और लखनऊ में कुल 6 नोड्स बनाए गए हैं तथा परियोजना हेतु अनुमोदित भूमि 1461.0579 हेक्टेयर में से 1310.2532 हेक्टेयर भूमि पर कब्जा प्राप्त हो चुका है, जो कि 90% से अधिक है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में सोमवार को पद छोड़ने की पेशकश की, जिसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पार्टी के कई नेताओं ने उनसे पद पर बने रहने का आग्रह किया। सूत्रों के अनुसार CWC की बैठक में प्रारंभ होने के बाद सोनिया गांधी ने कहा कि वो अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर अब काम नहीं करना चाहती। नेतृत्व के मुद्दे पर कांग्रेस के 2 खेमों में नजर आने की स्थिति बनने के बीच पार्टी के सर्वोच्च नीति निर्धारित इकाई CWC की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही है। CWC की बैठक के एक दिन पहले रविवार को पार्टी में उस वक्त सियासी तूफान आ गया जब पूर्वकालिक जमीनी स्तर पर सक्रिय अध्यक्ष बनाने और समर्थन में ऊपर से लेकर नीचे तक बदलाव की मांग को लेकर सोनिया गांधी को 23 वरिष्ठ नेताओं की ओर से पत्र लिखे जाने की जानकारी सामने आई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी में नेतृत्व के मुद्दे पर सोनिया गांधी को पत्र लिखने वाले नेताओं पर निशाना साधा और कहा कि जब पार्टी राजस्थान और मध्य प्रदेश में विरोधी ताकतों से लड़ रही थी और सोनिया गांधी आश्वस्त थी तो उस समय ऐसा पत्र क्यों लिखा गया। वहीं राहुल गांधी की टिप्पणी के बाद कांग्रेस के सीनियर नेता द्वारा जताए गए सार्वजनिक आपत्ति को हटा दिया गया है। कपिल सिब्बल ने ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी कि राहुल गांधी ने मुझे खुद फोन कर पूरे मामले की जानकारी दी है और बताया है कि उन्होंने इस तरह का बयान नहीं दिया, लिहाजा मैं अपने ट्वीट को हटा रहा हूं। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में राहुल गांधी के संबोधन को लेकर उठे बवाल को लेकर कांग्रेस की तरफ सफाई भी सामने आई है। पार्टी की ओर से कहा गया है कि राहुल गांधी की बीजेपी के साथ मिली भगत जैसा या इससे मिलता जुलता एक शब्द भी नहीं बोला था। इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने राहुल गांधी द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि राहुल गांधी कहते हैं कि हम बीजेपी से मिले हुए हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय ने कांग्रेस पार्टी का बचाव किया है। भाजपा सरकार को गिराने के लिए मणिपुर में पार्टी का बचाव कर रहा हूं। पिछले 30 सालों में कभी भी किसी मुद्दे पर बीजेपी के पक्ष में बयान नहीं दिया है, फिर भी हम भाजपा से मिले हुए हैं। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया है कि मुख्यमंत्री के निर्देश दिए हैं कि चिकित्सा और चिकित्सा शिक्षा विभाग लगातार कोविड-19 की रोक के लिए काम करता रहे।
अब तक 1.5 लाख बेड उपलब्ध कराए गए हैं। इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर से होम क्वारंटीन लोगों से संबंध स्थापित किया जा रहा है। लखनऊ कानपुर में विशेष ध्यान देने की बात कही गई है। अस्पतालों की व्यवस्था को मजबूत करने पर बल दिया गया है। शनिवार और रविवार को स्वच्छता और फॉगिंग की जा रही है। एंटी लार्वा ट्रीटमेंट संचालित किया जा रहा है जिससे संचारी रोगों पर नियंत्रण पाया जा सके। एईएस जीई मलेरिया के रोगियों में भी जबरदस्त कमी आई है। कोविड मरीजों के बेहतर उपचार का एक संकल्प है जिसके लिए सभी पूरी व्यवस्था चिकित्सा विभाग की, चिकित्सा शिक्षा विभाग की इसके लिए प्रयासरत है और निरंतर ये प्रयास है कि गुणवत्तापूर्ण जो है व्यवस्था की जाए। चिकित्सालयों में बेड्स की संख्या की वृद्धि और सरप्लस बेड्स भी देने की व्यवस्था कराई जाए। प्रदेश में लगभग 1.5 लाख से अधिक बेड्स की व्यवस्था की जा रही है और इसमें आईसीयू और एचडीयू बेड्स को विशेष रूप से बल देकर उनको और आगे बढ़ाने के लिए आदेश किया गया है और कार्य हो भी रहा है। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को पूरी सक्रियता से चलाने, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो होम क्वारंटाइन में, होम आइसोलेशन में लोग हैं उनसे निरंतर जो है संवाद बनाने, इसके साथ साथ जो है उनसे एम्बुलेंस का भी जो है व्यवस्था सुनिश्चित कराने, 108 की एएलएस की एम्बुलेंस की व्यवस्था भी कंट्रोल रूम से उसको आगे बढ़ाने का निर्देश है। लखनऊ और कानपुर नगर पर विशेष रूप से बल है क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा संख्या मरीजों की आई है, तो ऐसे में इस पर विशेष रूप से इन शहरों पर ध्यान देने का निर्देश दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज जब समीक्षा की तो यह भी क्लियर किया गया कि इस पूरे अभियान में जो 4 pronged अप्रोच है, अस्पतालों की व्यवस्था को मजबूत करना, जैसा कि एसीएस मेडिकल हेल्थ बता चुके हैं, सामान्य श्रेणी का जो इलाज है, जो नॉन कोविड इलाज है, उस पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है और लगभग सभी चिकित्सालयों में जो नॉन कोविड हैं वहाँ पिछले वर्ष के बराबर मरीज जो है आ रहे हैं, ऑपरेशंस भी जो है कंडक्ट किए जा रहे हैं। तो एक और अस्पतालों को मजबूत करना, दूसरी ओर जो शनिवार और इतवार स्वच्छता का अभियान ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में लागू किया गया है। स्वच्छता में आपको मालूम है कि इस बार सबसे ज़्यादा पुरस्कार उत्तर प्रदेश को मिले हैं, 19 पुरस्कार स्वच्छता में अर्बन एरियाज के लिए मिले हैं। तो स्वच्छता पर भी विशेष काम हुआ है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन ने बताया है कि प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 4,677 कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब सक्रिय मामलों की संख्या 49,288 हो गई है और अब तक प्रदेश में यह संख्या 1,40,107 हो गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक 46,76,620 टेस्टिंग कराई जा चुकी है। प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 4,677 नए प्रकरण सामने आए हैं, 4,677। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 49,288 है। जो व्यक्ति संक्रमित होने के पश्चात उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं उनकी संख्या अब बढ़कर के 1,40,107 हो गई है। इस प्रकार डिस्चार्ज का प्रतिशत, रिकवरी का प्रतिशत अब 72.82% हो गया है, 72.82%। संक्रमित व्यक्तियों में से अभी तक कुल 2,987 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। इसका जो केस फैटेलिटी रेट है वो प्रतिशत अब प्रदेश का 1.55% है, जो कि जितने भी बड़े राज्य हैं उनमें सबसे कम है। फिर भी CFR कम होने के बावजूद हम हर एक मृत्यु को दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं और हमारा पूरा प्रयास है कि चिकित्सा की बेहतर व्यवस्था उपलब्ध कराकर जो भी प्रिवेंटेबल डेथ्स हैं उनको हर हालत में रोका जाए। और इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत ही स्पष्ट निर्देश हैं सभी चिकित्सालयों को, सभी मेडिकल कॉलेजेस को, कि जो भी प्रिवेंटेबल डेथ्स हैं उसके लिए जो भी
दवा की उपलब्धता चाहिए हो, जो भी उपकरण चाहिए हो, जो भी ट्रेनिंग चाहिए हो, वो हर एक चीज उपलब्ध करवा करके प्रिवेंटेबल डेथ्स को जरूर ही रोका जाए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पहले की अपेक्षा बहुत बदलाव हो गया है। एक दौर था जब राशन उठने तक तो पता होता था, उसके बाद किसको कितना वितरण किया गया है, वास्तविक उपभोक्ता तक सामान पहुंचा है या नहीं, इसकी जानकारी तक नहीं हो पाती थी। लेकिन ऑनलाइन व्यवस्था होने से अब उपभोक्ता तक राशन सामग्री पहुंचने की जानकारी मिल रही है। कौन उपभोक्ता कितने समय सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान से राशन उठा रहा है, इसकी भी जानकारी मिल पा रही है। राशन कार्ड बनने के लिए भी ऑनलाइन प्रक्रिया जारी है और राशन कार्ड बनते ही इसकी सूचना SMS से उपभोक्ता को मिल रही है। PDS की दुकान से राशन वितरण की जानकारी भी उपभोक्ता को SMS से दी जा रही है। भ्रष्टाचार की गुंजाइश समाप्त हो गई है और लोगों तक सामान सुविधाजनक तरीके से पहुंच रहा है। ये प्रो कंज्यूमर सिस्टम हमारा हो गया है और काफ़ी हद तक जो है 99% हमारी आधार सीडिंग है, 100% हमारा जो है वो डिजिटाइजेशन है और ऑनलाइन हमारा अलॉटमेंट जनरेट होता है। सारी चीज़ें जैसे ही राशन दुकान पर पहुंचता है तो हम SMS भेजते हैं, कंज्यूमर को पता लग जाता है कि उसका राशन आ गया है। राशन कार्ड बनता है तो उसको SMS जाता है कि उसका राशन कार्ड बन गया है। सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई। जो महीनों 2-3 महीने लोगों को चप्पल गिर जाते थे कि साहब राशन कार्ड नहीं बन रहा है, वो टाइम फिक्स है और वो आधार कार्ड अपना अपलोड करते हैं और राशन कार्ड उनका जो है वो उनको मिल जाता है। तो थिंग्स have changed a lot because of this technical intervention और we are very fortunate to be here to see these things। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत जिला नगरीय विकास प्राधिकरण डूडा प्रयागराज द्वारा आम जनता को लोन मुहैया कराया जा रहा है। रेहड़ी और सड़क पटरी दुकानदारों के सहयोग के लिए प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर योजना शुरू की गई है। इसके तहत डूडा की ओर से शहर के 12,030 दुकानदारों का सर्वे हो चुका है और 9,651 रजिस्टर्ड हो चुके हैं। महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी ने बताया है कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर योजना के तहत नगर निगम में पंजीकृत स्ट्रीट वेंडरों को रोजगार के लिए 10,000 रुपए कर्ज देने का प्रावधान है। वेंडरों के लिए अच्छी बात यह है कि महीने में 75 से 100 ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने पर उन्हें 100 रुपए कैश बैक मिलेगा। तो जितने हमारे वेंडर हैं उन्हें हम 10,000 रुपये लोन मुहैया करा रहे हैं। जिसकी इच्छा है लेने की वो बिल्कुल यहाँ पर आके डूडा में अपना रजिस्ट्रेशन कराए और अपना जितना कागज़ है वो लगाए। उसके बाद हम उसे 10,000 रुपये दे रहे हैं। ये उसमें 7% सब्सिडी है और सब्सिडी के अलावा वो 100 रुपये डिजिटल के अनुसार वो वापसी भी कर सकते हैं हर महीने। तो इस तरह की प्रक्रिया रखी गई है, लेकिन एक मुश्त रकम मिल जाने से वो अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं और बढ़ाने के बाद वो अपने कामों को आगे कर सकते हैं। इसलिए सरकार ने ऐसी योजना को लागू किया है। मेरा नाम राजू सोनी है। ये प्रधानमंत्री वेंडर योजना है, बहुत अच्छी योजना है और इससे गरीब जितने भी ठेला कुंचाल लगाने वाले हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और आप लोग नहीं भी पता है, अगर आप आइए नगर निगम में और अपना रजिस्ट्रेशन कराइए और आप बहुत अच्छा हुआ है, इससे आप आगे बढ़ सकते हैं। जो कोरोना महामारी का एक स्ट्रीट वेंडर लोन योजना के तहत सबको 10,000 रुपये जितने भी फेरी नीति वाले सबको प्रधानमंत्री की राहत कोष से दिया जा रहा है। इससे हमारे छोटे बेरोजगार जो भी व्यक्ति हैं उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल ने एक ऐसी साइकिल बनाई है जो रेलवे ट्रैक पर आसानी से चलाई जा सकती है। ये साइकिल रेलवे असफरों ने अपने ट्रैकमैन और गैंगमैन के लिए बनाई है ताकि उन्हें ट्रैक की निगरानी के लिए कम से कम पैदल चलना पड़े। ट्रैकमैन की परेशानी को देखते हुए प्रयागराज मंडल के सीनियर सेक्शन इंजीनियर रेल पथ की कार्यशाला में एक ट्रैक साइकिल बनाई गई है। DRM अमिताभ ने साइकिल बनाने वाले इंजीनियरों की तारीफ की है और उन्हें पुरस्कृत भी किया है। इस साइकिल को एक साथ 2 लोग चला सकते हैं। ट्रैकमैन की पैदल निरीक्षण करने के दौरान 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटे का वक्त लगता है, लेकिन अब इस साइकिल से वो ये दूरी 20 से 25 मिनट में ही तय कर सकेगा। नई दिल्ली हावड़ा और नई दिल्ली मुंबई दोनों ही बहुत ही व्यस्त मार्ग हैं, तो इस पे ट्रेनें बहुत ज़्यादा चलती हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई भी ट्रैक में कमी है या कोई मेंटेनेंस करना है तो हमारे जो ट्रैक मेंटेनर हैं या जिनको ट्रैकमैन कहा जाता है उनको जल्दी जल्दी उस साइट पे पहुंचाया जा सके।
इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए प्रयागराज मंडल ने एक अच्छा इनोवेशन किया है, जिसको नाम उन्होंने ट्रैक साइकिल दिया है। ये बेसिकली जो इनोवेशन है वो इस तरह का है कि इसको एक ट्रैकमैन या 2 ट्रैकमैन चला के उस साइकिल से ट्रैक के माध्यम से उस साइट पे पहुंच सकते हैं, और जिससे ट्रैकमैन के पहुंचने का जो एफर्ट है और प्लस टाइम है, ये दोनों बहुत कम हो जाता है। ये ट्रैक साइकिल इस तरह की बनाई गई है कि इसमें एक आदमी भी इसको चला सकता है, 2 लोग चला सकते हैं, और ज़रूरत पड़ने पे 2 लोगों के साथ कुल मिला के 4 लोग जा भी सकते हैं। रामपुर थाना टांडा क्षेत्र के रहने वाले आर्मी जवान मुकेश कुमार का पार्थिव शरीर पैतृक निवास पहुंचने पर पूरे गांव में मातम पसर गया। चीन बॉर्डर के गलवान घाटी में ड्यूटी करते हुए उनकी मौत हो गई थी। इस मौके पर राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख के साथ तमाम लोगों ने जवान को श्रद्धांजलि दी। आज ये जवान हमारे रामपुर का जो शहीद मुकेश, जिनका शव आज हमारे टांडा बादली में यहाँ पर आया है और पूरे गम की लहर है। मैं चारों तरफ देख रहा हूँ तो लोगों के मन भरे हुए हैं, क्योंकि वो शहीद यहीं पर खेला है, यहीं पर बड़ा हुआ है, यहीं पढ़ा है और यहीं से भर्ती होकर आज इसी मिट्टी में आज उनका संस्कार, अंतिम संस्कार होगा। जो भी शहीद परिवार है उनके मानक तय हैं, उनके अनुसार सारी सुविधाएं इस शहीद परिवार को मिलेंगी और सरकार इनको देगी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने आज अलग अलग कार्रवाई में 4 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। लखनऊ में आज IGLO ज्योति नारायण ने पत्रकारों को बताया कि बहराइच के रुपहड़ी इलाके में पुलिस ने 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से अवैध हथियार और कई अन्य आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद की गई हैं। इसके अलावा एक अन्य बदमाश को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके पास से लूट के 7,000 रुपए नकद और घटना में प्रयुक्त कार को पुलिस ने बरामद कर लिया है। IGLO ज्योति नारायण ने बताया है कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के मामले में कुल 153 मामले दर्ज किए गए हैं। ये मामले 1 अगस्त से 20 अगस्त तक प्राप्त हुई 529 शिकायतों के आधार पर किए गए हैं। वहां से 2 खास तौर से चीजें दिखाई देती हैं कि अगर हम उस परिवार के 2 ध्रुव देखें, एक सोनिया गांधी है, एक राहुल गांधी है, जिनका प्रोजेक्शन काफी पहले से शुरू हो गया था, 20 साल पहले से उनका प्रोजेक्शन शुरू हो गया था। सोनिया गांधी अपनी दिलाई हुई सफलताओं के बावजूद लोकतांत्रिक ढांचे के लिए बहुत अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक तरीके से राजकाज में दखल देने वाला चेहरा, इस तरीके की एक मान्यता बनी और लोगों ने देखा कि एक प्रधानमंत्री से ऊपर एक काउंसिल बनाकर वो रिमोट कंट्रोल की तरह चलाना चाहती हैं। प्रधानमंत्री के जो सचिव थे उन्होंने किताब में ये सारी बातें लिखी की फाइल जाती थी। राहुल गांधी का ये था कि एक अलोकतांत्रिक है, दूसरा अलोकप्रिय है, मगर उसको लोकप्रिय दिखाना और जो अलोकतांत्रिक है उसे लोकतांत्रिक दिखाना, इन विडंबनाओं को लोगों के गले जबरदस्ती वो बात उतारने की कोशिश जो वास्तव में थी ही नहीं, वो कांग्रेस करती रही। और इस सब में आप देखिए कि जो देश की एस्पिरेशंस थी, कांग्रेस उससे बिल्कुल अलग कहीं सोच रही थी। चीन की बात अगर भारत कर रहा है तो भारत वाले जो बात। प्रदेश में बाढ़ से 17 जिलों के 1166 गांव प्रभावित हैं। लखीमपुर में शारदा, बाराबंकी, अयोध्या और बलिया में सरयू खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति की जानकारी देते हुए पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग के मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि राहत और बचाव का कार्य किया जा रहा है। कंट्रोल रूम को 24 घंटे निगरानी रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि NDRF की 17 टीमें लगाई गई हैं और इसके साथ ही SDRF और PAC की टीम भी बचाव के लिए लगाई गई है। कुनबे के कूटे पर बंधे रहकर बहुत ऊंची प्रभावित हमारे जनपद हैं वो 17 हैं। 17 जनपद के 1166 गांव हमारे बाढ़ प्रभावित हैं, जिसमें से 616 गांव मैरुंड हैं, यानी पूरी तरीके से जलमग्न हैं और सड़कों से, आम रास्तों से कटे हुए हैं। अगर हम खतरे के निशान से ऊपर की बात करें तो लखीमपुर खीरी में, पलिया में शारदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बाराबंकी में सरयू जी, अयोध्या में सरयू जी और बलिया में सरयू जी।
इन 3 जनपदों में सरयू जी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। अगर हम पूरे उत्तर प्रदेश की स्थिति पर नज़र डालें तो हम आज ये कह सकते हैं कि स्थिति हमारी पूरी तरीके से कंट्रोल में है। जनप्रतिनिधि से लेकर हमारे समस्त अधिकारीगण, जिला प्रशासन, जल शक्ति विभाग के हमारे सभी लोग, बाढ़ से जुड़े हुए हमारे सभी अधिकारी और कर्मचारी, सारे लोग मिलजुल कर इस समस्या का जो सामना हमारी जनता कर रही है उनकी सहायता के लिए पूरी तत्परता के साथ लोग मदद में खड़े हैं, मदद कर रहे हैं। हमारे तटबंध आज की तारीख में पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। तटबंधों की निगरानी हो रही है, उस पर रेगुलर पेट्रोलिंग हो रही है और अभी भी जल शक्ति विभाग के सभी हमारे जो एक्सियन हैं, जो जेई हैं। और बुलेटिन के अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रवासी भारतीयों के लिए प्रवासी भारतीय पोर्टल का किया शुभारंभ। कहा यह पोर्टल प्रवासी भारतीयों को उत्तर प्रदेश के पर्यटन और निवेश की देगा जानकारी। दिवंगत नेता अरुण जेटली की पहली पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम वरिष्ठ नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री ने पिछले साल उनकी याद में आयोजित प्रार्थना सभा का एक वीडियो किया साझा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हेतु हस्ताक्षरित MOU के क्रियान्वयन के प्रगति की समीक्षा। और प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 4,677 कोरोना संक्रमण के नए मामले आए सामने। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन ने बताया कि अब तक कोरोना संक्रमण से 1,40,107 लोग हुए हैं ठीक। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। आपदा प्रबंधन